बच्चों की नहीं है। ऑप्शन है उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसत से मानसिक प्रतिक्रियाएं और अंतर्दृष्टिपूर्ण समस्याओं का समाधान करना, अंतर्दृष्टिपूर्ण और उच्चतर श्रेणी की मानसिक योग्यताएं। तो आप पाएंगे कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसमें आत्म दक्षता उच्च लेवल का होता है, साथ ही साथ समस्याओं का समाधान करने का भी दृष्टि उनकी बहुत ही तीव्र होती है और उनका मानसिक प्रतिक्रियाएं भी उच्च श्रेणी का होता है। जो ऑप्शन नहीं है ना वो है कि निम्न औसत मानसिक प्रतिक्रियाएं, निम्न औसत नहीं उच्च औसत मानसिक प्रक्रियाएं उनकी होती है। किनकी? तो प्रतिभाशाली बच्चों की। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये जो सेट आप लगा रहे हैं ये 20 सितंबर 2015 को हुए सीटेट के एग्जाम के सेट है और आपके सीडीपी का क्वेश्चन है। इसमें आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 के 30 आप यहाँ से इस सेशन में देखने वाले हैं और इससे आपको अंदाज़ा ये भी लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में और साथ ही साथ आपकी तैयारी किस लेवल की है। दोनों चीज़ें आप इस सेशन से परखने वाले हैं। तो अंत तक बने रहिएगा और चीज़ों के एक एक क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान से समझिएगा, उसका ऑप्शन को भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होता है। ऑप्शन है आपके सामने व्यक्तिगत आवश्यकताएं तथा इच्छाएं, बी कह रहा है कि व्यक्तिगत मूल्य, सी कह रहा है कि पारिवारिक अपेक्षाएं और डी कह रहा है कि अंतर्निहित सामाजिक दंड। तो देखिए जहाँ पर कोहलबर्ग की बात आएगी ना इसमें है पूर्व परंपरागत स्तर। ठीक है, इसमें कोई नैतिक निर्णय लेने के समय जो व्यक्ति है निम्नलिखित में से किससे प्रवृत्त होते हैं, मतलब किसके अधीन होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो आपके सामने जा रहा है ए कि व्यक्तिगत आवश्यकताएं एवं इच्छाएं, यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर जो होते हैं इसमें बच्चे पूर्व स्टेज में होते हैं और पूर्व स्टेज में बच्चे वही काम करते हैं जो उनकी आवश्यकता होती है या उनको जो अच्छा लगता है। ठीक है, वो कानून के बारे में इतना वो समझ रखते नहीं हैं। ठीक है, इसीलिए इनका जो सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि शिक्षार्थी यानी अधिगमकर्ता की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए। एक शिक्षिका को क्या चाहिए ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके सामने कि निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं के समाधान करना, बी कह रहा है कि काल्पनिक विधि यानी कि एल्गोरिदम का अधिकतर उपयोग करना और सी कह रहा है कि याद रखने के लिए शिक्षार्थी को प्रेरित करना और डी कह रहा है कि विविध प्रकार के अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को, जब व्यक्तिगत विभिन्नता आ जाएगी कहने का मतलब कि कोई बच्चे तेज़ी से सीखेंगे, कोई बच्चे धीरे से सीखेंगे, कोई बच्चे में किसी तरह की डिसेबिलिटी है, कोई बच्चा अच्छा है, कोई बच्चा नॉर्मल है, कोई बच्चा विकलांग दिव्यांग नहीं है, कोई बच्चा दिव्यांग भी हो सकता है। तो विभिन्नता में तो कुछ भी आ सकता है ना। तो इसमें क्या करेंगे कि आप जो है विविध प्रकार के जब अधिगम परिस्थिति को उपलब्ध कराएंगे तो उसमें सारे बच्चे सीख पाएंगे, क्योंकि सभी बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता अलग अलग है। तो उसके लिए आपको विविध प्रकार के अधिगम शैली भी, अधिगम परिस्थिति भी, अधिगम तरीका भी, आपके अधिगम शिक्षण सहायक सामग्री भी उपलब्ध कराना पड़ेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर आपके सामने डी हो जाएंगे। पाँचवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है आपके सामने कि विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास का अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं और डी कह रहा है कि सभी विकास एक क्रम में पालन करते हैं। तो देखिए इसमें से जो बाल विकास का जो क्रम नहीं है ना, ऑप्शन नंबर नहीं पूछा जा रहा है, वह है आपके सामने सी, क्योंकि सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। बिल्कुल सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण भी हैं और सभी अंतःक्रिया भी है, लेकिन सभी विकास का एक समान गति नहीं होता है। मान लीजिए कि कोई 11 साल का बच्चा है, वो मान लीजिए 5 फीट हाइट प्राप्त करता है, तो वही कहीं पे 11 साल का कोई बच्चा वो 4 फीट हाइट ही प्राप्त करता है। कोई हो सकता है कि 11 साल में 5.5 फीट का हाइट भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो सब में एक जैसा नहीं होता है, बस क्रम एक जैसे होते हैं। इस तरह से आपके नहीं वाले ऑप्शन ही हो जाएंगे। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। ऑप्शन है आपके सामने कि आकलन शिक्षण पद्धति में अंतर्निहित प्रक्रिया होती है, बी कह रहा है कि आकलन एक शैक्षिक स्तर में, एक शैक्षिक सत्र में 2 बार होना चाहिए, सी कह रहा है कि आकलन शिक्षण के द्वारा नहीं बल्कि बाह्य एजेंसी से कराना चाहिए और डी कह रहा है कि आकलन सत्र की समाप्ति पर करनी चाहिए। देखिए आपको जो आकलन होता है ना, आकलन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आकलन जो ना जब आप शिक्षा दे रहे हैं, जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं ना, उसी के बीच बीच में आप आकलन ले सकते हैं, ताकि इससे आपको ये पता चलेगा कि मैंने जो ये कंसेप्ट अभी बच्चे को बता रहा हूँ ये कंसेप्ट सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। ठीक है, अब सत्र की समाप्ति पे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाहरी एजेंसी कोई ज़रूरी नहीं है और सत्र में 2 बार लेना कोई ज़रूरी नहीं है, 5 बार भी ले सकते हैं, 1 बार भी ले सकते हैं। ठीक है, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप सबसे उपयुक्त तरीका वो होता है ना कि जब आप बच्चे को सिखा रहे हैं उसी टाइम बीच में एक जैसे एक मान लीजिए कि स्टोरी सुना है बच्चे को और स्टोरी के बीच से तब उसी टाइम बीच में ही कि बताओ तो ये स्टोरी में ये जो पात्र है वो उसका नाम क्या मैंने बताया था। तो इस तरह का आकलन क्या हुआ ना कि आप पढ़ाने के साथ साथ यानी शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया, ठीक है, यही आकलन होता है। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है। एक है आपके सामने सृजनात्मकता, पहले क्या होता है, सृजनात्मकता का मतलब होता है नया करना। ठीक है, नया,
और नया कौन करेगा? नया करेगा आपके अपसारी चिंतन, ठीक है, अपसारी, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इसी को कहा जाता है, जो कि आपने 2014 वाले पेपर में पूछा गया था, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग इसी को बोलते हैं, अपसारी चिंतन को ही। इसमें बच्चे नया सीखते हैं, जो चीज़ें सामने प्रत्यक्ष नहीं है उसके बारे में भी बच्चे उस पर ध्यान केंद्रित करके उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो आपके सामने सृजनात्मकता से संबंधित जो चिंतन है वो अपसारी चिंतन हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। 8वां क्वेश्चन है कि बच्चों में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? ऑप्शन है आपके सामने कि बच्चों तब सीखते हैं जब उनके लिए पुरस्कार तय किया जाए। बच्चे को चिंतन को प्रयोगशाला में पशुओं पर प्रयोग से समझा जा सकता है। बच्चे जन्म से शैतान होते हैं। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। देखिए वाइगोत्स्की के बाद जहाँ पर भी आ जाएगी ना तो समझ जाइएगा कि उनका सिद्धांत है कि सामाजिकरण का सिद्धांत है, सामाजिक से अंतःकरण की बात होगी या फिर समाज से रिलेटेड जो भी आपके सामने ऑप्शन रहेंगे ना वही उसका सही आंसर जाएंगे। तो इसमें आप देख लेंगे कि ऑप्शन नंबर 4 है कि सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। आपका यही आंसर होने वाला है 8वां क्वेश्चन का डी। 9वां क्वेश्चन है कि बच्चे क्या हैं? वयस्कों की तरह सोचते हैं? नहीं। खाली बर्तन के समान होते हैं? निष्क्रिय जीव होते हैं? नहीं। जिज्ञासु प्राणी होते हैं? देखिए अब ये यहाँ पर 2 ऑप्शन आ गए कि खाली बर्तन हो सकते हैं, जो बहुत बच्चा छोटा होता है तो उसमें कुछ नहीं होता है, और जिज्ञासु तो होते ही हैं, लेकिन वयस्क की तरह बच्चे नहीं सोच सकते हैं और निष्क्रिय तो होते नहीं है। तो इन दोनों में से सबसे सटीक कौन होगा? तो सबसे सटीक जो होगा ना कि बच्चे जिज्ञासु होते हैं। ज़रूरी नहीं कि बच्चे हमेशा खाली बर्तन ही होंगे, ठीक है। बच्चे माँ के गर्भ से भी बहुत सारी चीज़ें मतलब कि सीख कर के आते हैं। कैसे? तो जैसे कि मतलब रोना, ठीक है, रोना वो जन्मजात होते हैं। जैसे भाषा अर्जन की क्षमता चॉम्स्की के द्वारा जो दिया गया था वो जन्मजात होती है, माँ के गर्भ से ही सीख के आते हैं। दूध पीना, ठीक है, ये सारी चीज़ें, या फिर कोई वस्तु की तरफ आकर्षित होकर उसको लपकने की प्रयास करना, ये सारी चीज़ें बच्चे सीख के आते हैं। इसलिए इसको हम पूर्ण रूपेण खाली बर्तन नहीं कह सकते हैं। सभी क्षेत्र में खाली बर्तन नहीं होते हैं, बच्चे जिज्ञासु होते हैं। ये इसका सटीक आंसर जाएगा, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि बच्चों की त्रुटियाँ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बच्चों की त्रुटियाँ सीखने की प्रक्रिया का भाग है। बच्चे त्रुटियाँ तभी करते हैं जब शिक्षक सख्त हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बच्चों की त्रुटियां महत्वहीन है? नहीं। असावधानी ही त्रुटियां का कारण है? बिल्कुल नहीं। यानी बच्चे त्रुटियां सीखने के क्रम में करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों की त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक भाग होता है। ऑप्शन नंबर आपके सामने क्या चले जाएंगे? सही ए। 11वां क्वेश्चन है कि अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कक्षा के सभी शिक्षार्थी अपने आपको स्वीकृत और सम्मानित समझे। इसके लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? वह है वंचित पृष्ठभूमि को तिरस्कार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। उन शिक्षार्थी का पता लगा जो अच्छी अंग्रेजी बोल सकते हों, संपन्न घरों से हों तथा उन्हें आदर्श के रूप में प्रस्तुत करें, ये भी नहीं होगा। सी कह रहा है कि अपने शिक्षार्थी को सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करें और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करें। ये इसका ऑप्शन सही लग रहा है। चौथा है कि कड़े नियम बनाएं और बच्चों को पालन न करें और उन्हें दंडित करें। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अपने शिक्षार्थी की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की जानकारी प्राप्त करेंगे और कक्षा में विविध मतों को प्रोत्साहित करेंगे। ऑप्शन नंबर आपके सामने जो है ना इसका सही निकल के आएगा, वो है ऑप्शन नंबर आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे, ठीक है। ये गलत है, बी गलत टिक लग गया है, यहाँ पर सी होगा सही आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन है कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले बैठ के पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। यह उनके डैश में विभिन्नता के कारण बताता है। किसमें विभिन्नता के कारण बताएंगे? अधिगम क्षमता, अधिगम शैली, परावर्तन स्तर और मूल्य। तो ये जो है ना एक समूह में बैठ के पढ़ना पसंद करता है, एक जो है सो मित्र के साथ बैठ के पसंद करता है, एक अकेले सीखना पसंद करता है। तो ये उसकी अधिगम शैली है। सबका अपना अपना सीखने का स्टाइल होता है। सीखने को अधिगम बोला जाता है, यानी अधिगम शैली होती है। जैसे कुछ लोग आप में भी होंगे कि एकांत में लाइब्रेरी में एकांत सीट पे बैठ के पढ़ना पसंद करते होंगे, कुछ लोग ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से सीखना पसंद करते होंगे। तो ये एक अधिगम शैली है, सबका अपना अपना अलग होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 13वां क्वेश्चन है कि भारत में भाषिक विविधता बहुत है। इस संदर्भ में विशेषकर कक्षा 1 और कक्षा 2 प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में सर्वोत्तम उपयुक्त कथन कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने कि विद्यालय में कहीं उन्हीं बच्चों को प्रवेश दिया जाए जिनकी मातृभाषा वही हो। ये गलत बात है। बी कह रहा है कि शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और सभी भाषाओं में अभिव्यक्ति के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये चल सकता है। सी कह रहा है कि वो जो बच्चे कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग करते हैं अध्यापक को उनकी उपेक्षा करनी चाहिए, ये भी गलत है। और डी कह रहा है ऑप्शन नंबर कि शिक्षार्थी को अपनी मातृभाषा या स्थानीय भाषा का प्रयोग करने पर दंडित करना चाहिए, ये भी गलत है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक ही ऑप्शन निकल के आ रहा है सही, वो है आपके नाम सामने ऑप्शन नंबर बी।
14वां क्वेश्चन है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्लास में भी यानी कि 2014 का जब हम लोग सेट लगा रहे थे, प्रीवियस ईयर का PYQ का सेट लगा रहे थे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रकृति पोषण के बारे में, और 15 में भी पूछा जा रहा है। यानी आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से रिपीट हो रहा है, ठीक है, और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट होते हैं ये आपको यहीं से जानकारी मिलेगी। इसीलिए प्रीवियस ईयर लगाना बहुत महत्वपूर्ण है, और कितना महत्वपूर्ण है आप यहाँ पे समझ भी रहे हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं ना वो 20 सितंबर 2015 में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, कोई सेट का क्वेश्चन नहीं है, ये PYQ है, तो अच्छे से करिएगा, अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चलिए 14वां क्वेश्चन है कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या तात्पर्य है। तो प्रकृति से जो तात्पर्य होता है ना, ये वंशानुक्रम से होता है, आनुवांशिकता से, और प्रकृति से तात्पर्य आनुवांशिकता से हो जाएगा। और पोषण से तात्पर्य क्या होता है, तो पोषण से तात्पर्य वातावरण से होता है, ठीक है, वातावरण से होता है। तो दोनों चीज़ आप याद रखेंगे। प्रकृति का मतलब यहाँ पर वातावरण नहीं चले जाइएगा, वो गलती हो जाएगा आपका। प्रकृति का मतलब पर्यावरण नहीं चले जाइएगा, गलती हो जाएगा। प्रकृति का मतलब होगा वंशानुक्रम, और पोषण का मतलब हो जाएगा वातावरण, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर ए। 15वां क्वेश्चन है कि जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सबसे उपयुक्त कथन है। ए है कि सामाजिकरण केवल माता पिता और परिवार के द्वारा किया जाता है। बी, जनसंचार माध्यम की पहुंच बहुत बढ़ रही है और ये मूल्यों व विश्वासों को प्रभावित करते हैं। सी कह रहा है कि बच्चे संचार माध्यम के साथ प्रत्यक्ष रूप से अंतःक्रिया नहीं कर सकते हैं। और डी कह रहा है कि संचार माध्यम केवल विज्ञापन और विक्रय के लिए ही होते हैं। तो आप यहाँ पर पाएंगे कि जनसंचार माध्यम सामाजिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बनता जा रहा है। इसमें से सबसे उपयुक्त कथन जो है ना आपके सामने ऑप्शन नंबर हो जाएंगे बी, कि जनसंचार माध्यम की पहुँच बढ़ रही है और ये मूल्यों और विश्वासों को प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 16वां क्वेश्चन है कि बच्चे किस प्रकार सीखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के संदर्भ में सही नहीं है। क्या नहीं है वो आपसे पूछा